शिवाजी महाराज व्यक्तित्व परिचय। हमारे देश के सुनहरे इतिहास में बहुत से वीर, महापुरुष और योद्धा ऐसे गुजरे हैं जिनके शौर्य, पराक्रम और विजयी मानसिकता की प्रेरणादायक दास्तान दुनिया भर में लोकप्रियता की सीमाएं लांघ चुकी है। शूर वीरों और महानायकों की शख्सियत से प्रभावित होकर दुनिया भर में बहुत से लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए हुए परोपकारी रास्ते पर जीवन भर चलने का प्रयास करते हैं। इसका उदाहरण इसके सिवा और कुछ भी नहीं है कि भारत की इन ऐतिहासिक शख्सियतों की फितरत उन लोगों की फितरत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी जो सत्ता के आसन पर बैठकर जनता के लिए बड़े दुख दर्द की वजह बन जाते हैं और बेहद कड़े और कठोर फरमान जारी कर उनकी जिंदगी दुश्वार बना दिया करते थे। ये महापुरुष सिर्फ इसलिए महापुरुष नहीं थे कि उनके भीतर कुछ करिश्माई शक्तियां थीं, बल्कि वो महापुरुष इसलिए थे कि वो समाज के हर धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय और समुदाय को बराबरी की नजर से देखते थे। समाज के हर एक शख्स के साथ इंसाफ से काम लिया करते थे। सुशासन की स्थापना ही उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद हुआ करता था। राजनीतिक वर्चस्व और शासकीय ताकत होने के बावजूद ये महापुरुष अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन समाज के गरीब, दुखिहारों और बेसहारों पर कभी नहीं किया करते थे। उनकी गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए दर्ज हुई क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी सत्ता और उसकी ताकत का इस्तेमाल अपनी क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को हरने के लिए किया था। इन्हीं महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं की फहरिस्त में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी शामिल है। एक बहादुर, बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक होने के साथ ही शिवाजी महाराज सेक्युलर विचारधारा और विशाल हृदय के मालिक थे, जिसमें सैकड़ों धर्म और वर्ग के लोग बसते थे। उनका स्वभाव शालीन, गंभीर और निर्णायक क्षमता से भरा हुआ था। वे सिर्फ एक बहादुर और निडर शासक ही नहीं थे, बल्कि समय रहते सटीक निर्णय लेने की ताकत से भी ओतप्रोत थे। चतुराई और कुशलता के साथ दुश्मन से निपटते थे। शिवाजी महाराज सेक्युलर विचारधारा के पोषक थे, जिन्हें समाज के सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को एकजुटता के बंधन में बांधने का हुनर भी बखूबी आता था। संकीर्णवादी विचारों से ऊपर उठकर शिवाजी महाराज सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं की ही कद्र नहीं किया करते थे। शिवाजी महाराष्ट्र सूबे से लेकर देश के हर एक नागरिक की धार्मिक भावनाओं का दिल से आदर सम्मान करने वाले इंसान थे। वे पहले शासक थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के ताकतवर बादशाहों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। उनकी भिड़त मुगल साम्राज्य के सबसे बलशाली सम्राट औरंगजेब आलमगीर से थी। ये जंग अपने राज्य के अस्तित्व और स्थापना के लिए लड़ी गई एक राजनैतिक जंग थी। जब राज्याभिषेक के बाद उनकी ताजपोशी हुई तो उनके प्रथम सेनापति नूर खान बेग और नौसेना प्रमुख दरिया सारंग मुसलमान थे। मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने कभी शिवाजी महाराज के राजा बनने का विरोध नहीं किया और बेहतरीन रियासत की स्थापना के लिए जिंदगी भर उनके आदेशों का पालन करते रहे। अपने 50 वर्षीय जीवन काल में ही शिवाजी महाराज ने उन उपलब्धियों को हासिल कर लिया था जिसे किसी एक राजा के 3-4 खानदान भी मिलकर अर्जित नहीं कर सकते थे। इसी के साथ अपने मराठा साम्राज्य की स्थापना और ढेरों विजयी दास्तानों से उन्होंने ये साबित भी कर दिया था कि जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए संसाधन नहीं बल्कि बुलंद हौसले, साहस, बल और आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। प्रारंभिक जीवन। शाहजहां के जमाने में जन्मे थे वीर शिवाजी महाराज। वो जमाना अलगाव और बिखराव का था। सुनहरा हिंदुस्तान यहां तक पहुंचते पहुंचते बिखरकर पूरी तरह विदेशी शक्तियों के चुंगल में फंस चुका था। दक्षिण में आदिल शाही,
निजामशाही, कुतुबशाही शासकों की नीतियों के खिलाफ भारत के कुछ शासक अब सिर उठाने लगे थे। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी विस्तारवादी सोच की वजह से उत्तर दिशा के राज्यों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास शुरू कर दिया था। उसने खास तौर से दक्कन को फतह करने के लिए अपने बड़े लाव लश्कर के साथ एक बहुत बड़ी फौज को रवाना कर दिया था। ये सेना भी कोई मामूली सेना नहीं थी, बल्कि उस दौर के आधुनिक माने जाने वाले खतरनाक और धारदार हथियारों से लैस थी। महाराष्ट्र का पूना शहर उस समय शाहजी की जागीर में शामिल था, जिसे बीजापुर के आदिल शाह ने तबाह कर दिया था। शाहजी के लिए यह बड़ी कठिनाई और परीक्षाओं का दौर था। उनके आगे एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। उन्हें यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सेना और कुछ गिने चुने लोगों के अस्तित्व की रक्षा के लिए वे आखिर किस दिशा का रुख करें। दुश्मनों से छिपकर रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा और मजबूरी बन चुका था। उसी उपापोह और भाग दौड़ भरे माहौल में भाग्य को भी यही मंजूर था कि शिवाजी महाराज इस धरती पर कदम रखकर अपने पिता को समझाएं। किस्मत को शायद यही मंजूर था कि शिवाजी महाराज मराठाओं को मुगल साम्राज्य के चुंगल से आजाद करवाकर उनके सर पर मंडरा रहे संकट के बादलों को छाटें और उन्हें पीड़ा, निराशा और दुख दर्द के दलदल से बाहर निकाल लाएं। याद रहे कि शिवाजी के पिता शाहजी मुगल बादशाहों के लिए काम करते थे। उसी समय शिवाजी की मां जीजाबाई गर्भवती हो गई थीं। उनके गर्भ में भारत का एक वीर सुपुत्र पल रहा था। एक दिन जब उनके गर्भ में तेज दर्द उठा तो शाहजी को अचानक अपने एक पुराने किले शिवनेरी की याद आई, जो पुणे जिले के जुन्नर के करीब ही स्थित था। यह किला दुश्मन के हमले से बचने के लिए सबसे बेहतर ठिकाना था। किले के इर्द गिर्द कुछ ऐसी मजबूत दीवार और दरवाजे थे जिन्हें भेद पाना शत्रुओं के लिए आसान नहीं था। शिवनेरी के इस किले में जीजाबाई ने एक भावी वीर पुरुष और योद्धा को जन्म दिया। जब शिवाजी का जन्म हुआ तो उस समय उनके पिता के पास कोई रियासत, जागीरदारी शेष नहीं रह गई थी। पिता के पीछे आदिल शाही के सुल्तान पड़े हुए थे। शिवाजी बचपन में खेलते थे किले फतह करने का खेल। इस देश के गौरवशाली इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी शख्सियत के जन्म ने उसके इतिहास को और अधिक गौरवमयी और प्रतिष्ठित बनाने का काम किया। इस अनोखे वीर पुरुष का जन्म शिवनेरी के किले में 19 फरवरी 1630 में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले जहां एक शक्तिशाली सामंत की हैसियत से परायणता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे, वहीं उनकी मां जीजाबाई भोसले एक बेहद प्रतिभावान, विवेकशील, निडर, साहसी और बेबाक स्वभाव की महिला थीं। मां ने अपने लाडले पुत्र के भविष्य की चिंता उसके बचपन से ही करनी शुरू कर दी थी। बेटे के प्रशिक्षण के लिए उन्हें कुशल मार्गदर्शक के नेतृत्व में तलवारबाजी और अस्त्र शस्त्र चलाने के गुण सिखाए जा रहे थे। मां ने बचपन से ही उन्हें भारत के वीरों की कुछ ऐसी प्रेरणादायक गाथाएं सुना दी थीं, जिसे सुनकर उनके भीतर का जज्बा जाग उठा और वे राष्ट्र हित में अपने जीवन को समर्पित करने की सोच में डूब गए। उनके मन पर धीरे धीरे वीरता और साहस से जुड़ी कहानियों की छाप पड़ने लगी और वो इन कहानियों को अपने कर्मों के सांचे में ढालने की कोशिश करने लगे। इस नन्ही उम्र से ही उनके भीतर राष्ट्र सेवा की भावना जागने लगी थी। वे बचपन से ही मुगलों से लोहा लेने की सोचने लगे थे। इसके लिए उन्होंने अपने साथियों और जंगल और पहाड़ी इलाकों में आबाद लोगों को तलवारबाजी सिखाने का और अपनी सेना का गठन करने का संकल्प भी ले रखा था। इस विचार को शिवाजी ने उस उम्र में अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी, जब आम बच्चे अभी मिट्टी में हाथ सान कर खेलकूद में मगन रहा करते थे। असाधारण ही होते हैं किसी युग पुरुष के विचार। ये किसी असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है
कि वो समाज के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग विचार रखता है। जिस उम्र में बच्चे अपने खिलौनों के साथ वक्त गुजारते थे, शिवाजी उस उम्र में युद्ध के गुण और कौशल सीखने और सिखाने में लगे रहते थे। बचपन में ही वे अपनी उम्र के बच्चों को इकट्ठा करते और नकली किला बनाकर और उन पर जीत का परचम लहराने का खेल खेला करते थे। बचपन का ये खेल इस बात का इशारा है कि शिवाजी को किला फतह करने का किस कदर शौक और जज्बा रहा होगा। बचपन का ये खेल भी जवानी के पड़ाव पर पहुंचकर वास्तविक रूप ले बैठा और आखिरकार किला फतह करने का उनका सपना साकार हो गया। शिवाजी के गुरु कोंडदेव ने उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने का कौशल सिखाया था। मशहूर है शिवाजी के बचपन का ये प्रेरणादायक किस्सा। शिवाजी ने अपने बचपन के शुरुआती 6 सालों को घोर अशांति और उपापोह के आलम में गुजारा था। जब मनुष्य पर कोई आफत, संकट या मुसीबत आती है और वो हालात के धारों से न घबराकर उनसे कुशलतापूर्वक बाहर निकल आता है, तो वो उसी समय अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करने लगता है। वो आने वाली विपत्तियों का सामना करने के लिए भी कमर कसकर पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। बचपन में ही कठोर हालात का सामना करने के बाद शिवाजी अंदर से एक अनोखी ताकत और साहस का स्मरण करने लगे थे। उधर जीजाबाई भोसले ने भी उनकी शिक्षा से जुड़े भविष्य को उज्जवल सजागार बनाने का मानो प्रण ले रखा था। हर शाम वो कंदील और मोमबत्ती जलाकर अपने बेटे को पास बुलाती और उन्हें भरपूर प्रेम और स्नेह के साथ भारत के वीर सुपुत्रों और महापुरुषों की कहानियां सुनाती थीं। इन कहानियों में शिवाजी गहरी रुचि दिखाते थे। वीर गाथाओं का असर ये हुआ कि वो बचपन में ही उनके समान गुणों और प्रतिभाओं को अपनाने की कोशिश करने लगे। जीजाबाई भी ये बखूबी समझती थीं कि बच्चों के प्रशिक्षण और तरबियत के प्रति किसी माँ की जिम्मेदारी क्या होती है। उन्हें अपने कर्तव्यों का भली भांति एहसास था, जिसका निर्वाह वो परायणता के साथ कर रही थीं। उनका प्रयास रंग लाता नजर आया और शिवाजी के जीवन की राह तय करने वालों में वो पहली मार्गदर्शक साबित हुईं। शिवाजी केवल अपनी माँ का ही सम्मान नहीं करते थे। माँ के मार्गदर्शन के बाद उनके मन में देश के शूरवीरों, संतों और महापुरुषों के लिए भी गहरी प्रतिष्ठा और सम्मान की भावना उमड़ने लगी थी। माँ के हाथों कहानियां सुनकर वो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व और काबिलियत से प्रभावित हो गए और उनके कर्मों एवं आचरणों को अपने जीवन में लागू करने की चेष्टा करने लगे। बड़े होकर वीर पुरुषों की तरह लड़ाकू और बहादुर बनना चाहते थे। बचपन से ही मुगलों और विदेशी ताकतों को देश से खदेड़कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का विचार उनके मन में आने लगा था। एक शाम जब उनकी मां उन्हें शिक्षा और मार्गदर्शन दे रही थीं, तो उसी बीच में उन्होंने एक चतुराई भरा सवाल कर दिया। उन्होंने मां से पूछा कि मां, पिताजी हमेशा हमसे दूर क्यों रहते हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मां ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे पिताजी एक वीर योद्धा हैं जो हमेशा रणभूमि पर अपने दुश्मनों के विरुद्ध अपने जबरदस्त साहस और कौशल का प्रदर्शन किया करते हैं। वो सुल्तान के लिए काम करते हैं। शिवाजी ने मां की ओर एक तार्किक सवाल दागते हुए कहा, माता, मुझे बताइए कि मुझे जीवन के किस मार्ग को चुनना चाहिए। क्या मुझे एक विदेशी सुल्तान जिसे हमारे पिता का समर्थन प्राप्त है उससे लड़ना चाहिए, या फिर स्वराज की स्थापना, या अपने लोगों को विदेशियों के चुंगल से आजाद कराने के लिए मोर्चा खोल देना चाहिए? मां शिवाजी के इस प्रश्न पर हैरान रह गईं। उन्हें समझ में आ गया था कि अपने पुत्र को सीधे मार्ग पर डालने का इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिल सकता। उन्हें पता था कि शिवाजी अपनी माता को किस सम्मान भरी नजर से देखते हैं। बेटे के सवाल पर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें अपने लोगों के अधिकार दिलाने के लिए कमर कस लेनी चाहिए और उन्हें विदेशी शक्तियों से मुक्त कराने के लिए अपनी वीरता, युद्ध कौशल
और असाधारण बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। मां ने पहले से ही शिवाजी के मन में राष्ट्र प्रेम और स्वराज की भावनाओं को कूट कूट कर भर दिया था। मां का उत्तर मिलते ही शिवाजी ने प्रसन्न मुद्रा में उनका शुक्रिया अदा किया। एक दिन पिता का आदेश पाकर अपने क्षेत्र से कहीं दूर पुणे में शिवाजी अपनी मां के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सफर पर रवाना हो गए। उसी बीच उनका रथ हवा से बातें कर रहा था। सफर के दौरान वे अपनी धरती को निहार रहे थे। उन्होंने रथ पर ही अपनी मां से यह दावा कर दिया कि मां, ये सरजमीन हमारी है और एक दिन हमारी होकर रहेगी। मुगलों की टक्कर में भी नहीं था कोई भारतीय शासक। शिवाजी के समय मुगल सल्तनत अपने राजनीतिक क्षेत्र पर कब्जे और वर्चस्व के मामले में चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उनके मुकाबले में हिंदुस्तान भर में शिवाजी के अलावा कोई और भारतीय शासक खड़े होने की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर रहा था। उस दौर में भारत पर शाहजहां की हुकूमत थी, जिसे किसी से भी विशेष चुनौतियों का सामना नहीं था। इसलिए मुगलों की महत्वाकांक्षा अब यही थी कि दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य के अधीन कर पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया जाए। मुगल अपने कदम पीछे खींचते भी तो क्यों, यहां शिवाजी के अलावा कोई उनके मुकाबले में खड़ा होने वाला भी नहीं था, जो अभी बचपन और बेबसी के दौर से गुजर रहे थे। दक्षिणी क्षेत्रों में आबाद राज्यों को दक्कन की संज्ञा दी गई थी, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्य आदिल शाही सल्तनत में अपनी जड़ें जमा चुके थे। अहमदनगर में निजाम शाही वंश के शासक राज करते थे। बीजापुर में आदिल शाही हुक्मरानों का शासन था, तो गोलकुंडा में सुल्तान कुतुब अल मलिक के वंशजों का राज कायम था। बीजापुर के राजाओं को आदिल शाही कहा जाता था और गोलकुंडा को कुतुब शाही का नाम दिया गया था, जो स्थानीय जागीरदार द्वारा चलाए जाते थे। उनके आदेशों का पालन करना वहां की प्रजा के लिए नितांत आवश्यक था। बीजापुर के सुल्तान ने पुणे की जागीर शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को सौंपी थी। इस जागीर में निगरानी की जिम्मेदारी दादाजी कोंडदेव नामक एक व्यक्ति किया करते थे। एक दिन कोंडदेव नन्हे शिवाजी को लेकर सैर पर निकले। चहलकदमी के दौरान शिवाजी महाराज की नजर पुणे शहर में स्थित एक खूबसूरत किले पर जा ठहरी और उन्होंने दादाजी से आखिरकार पूछ ही लिया, दादाजी, ये किला किसका है? दादाजी ने उत्तर दिया कि यह किला तोरण का है, जिसका संबंध बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से है। यह किला उन्हीं के अधीन है। दादाजी का उत्तर सुनकर बाल शिवा हैरान और परेशान हो गए। उन्हें समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने झट से पूछा, जब पुणे की ये जागीर हमारे नाम है तो फिर इस किले का संबंध आदिल शाह से क्यों है? दादाजी कोंडदेव ने बाल शिवा को स्पष्ट लहजे में समझा दिया था कि मुगल साम्राज्य आदिल शाही सल्तनत में किसी जागीर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन पर हमारा स्वामित्व या मालिकाना हक है, बल्कि हम लोग स्वयं एक संरक्षक की हैसियत से इन जागीरों की केवल देखभाल कर रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी और इतिहासकारों का मानना है कि दादाजी कोंडदेव शिवाजी के गुरु थे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों की ये मान्यता भी है कि दादाजी कोंडदेव की भूमिका किसी गुरु की नहीं थी, बल्कि वे स्वयं आदिल शाही सल्तनत में किसी एक विशेष जागीर के अधिकारी थे। इस सिलसिले में प्रसिद्ध इतिहासकार शिवरत्न शेट्टी का कहना है कि कोंडदेव के शिवाजी महाराज के गुरु या प्रशिक्षक होने या ना होने से जुड़े सवाल पर महाराष्ट्र में दो मत प्रवाहित हो रहे थे। शिवाजी महाराज बचपन में बेंगलोर से निकलकर पुणे में बस गए थे। पुणे में उनके पिता शाहजी भोसले ने 10 से 12 लोगों पर आधारित एक मार्गदर्शक दल को तैनात कर दिया था। ये दल कदम कदम पर बाल शिवा का मार्गदर्शन करता था, उसे ज्ञान, बोधित्व, प्रतिभा और युद्ध के कौशल सिखाया करता था। इस दल में खास तौर से जिनके नाम प्रचलित हैं, उनमें कान्हाजी देशमुख, कृष्णाजी लोखरे और दादाजी कोंडदेव शामिल हैं। शिवाजी से मराठा,
जोड़ने लगे थे आशा। शिवाजी और साहस के बीच रिश्ते की मजबूती अब आम मराठाओं को भी नजर आने लगी थी। उनके अंदर अपनी कौम का नेतृत्व करने का मादा प्राकृतिक रूप से पहले से ही मौजूद था। जो शख्स जिन विशेषताओं या अवगुणों से परिपूर्ण होता है, उनकी ये विशेषताएं और अवगुण धीरे धीरे मंजरे आम पर आने ही लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति की विचारधारा, उसका जोश और मेहनत से भरे कर्म सही दिशा में हो, तो शीघ्र ही लोगों में उसकी खूबियों के बारे में चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगता है। लोग जल्द ही उनसे ढेरों आशाएं जोड़कर उसे अपना नायक मान बैठते हैं और इस तरह वो व्यक्ति भी लोगों की प्रशंसा पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए कमर कस लेता है। इंसान की फितरत है कि जब वो समाज से अपने बारे में सकारात्मक चर्चा या प्रशंसा सुनता है तो उसके भीतर कुदरती तौर पर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास की लहर दौड़ पड़ती है। फिर उसके इरादे पहले से कहीं और अधिक बलशाली और मजबूत हो जाया करते हैं। एक राजा के संबंध में तो सकारात्मक चर्चा और तारीफ का ये मामला तो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके समाज ने उसे अपना नायक स्वीकार करते हुए उससे अपनी उम्मीदें कायम कर रखी हैं। मराठा भी शिवाजी महाराज का शौर्य और पराक्रम देखकर अब उनसे आशाएं समृद्ध करने लगे थे। वे यही चाहते थे कि कोई ऐसा वीर पुरुष मराठाओं के वंश से जन्मे जो स्वराज की स्थापना के लिए विदेशियों को घुटने टेकने और अपने वतन वापस लौटने पर मजबूर कर दे। शिवाजी अपने समकालीन राजाओं के मामले में अत्यंत भिन्न, अद्भुत और निराले थे। उनके सभी सद्गुण अपने आप में बेजोड़ थे, जो समय के किसी भी राजा में नहीं पाए जाते थे। यही कारण है कि जब शिवाजी महाराज की नेतृत्व क्षमता की तुलना की बात आती है तो बहुत से इतिहासकार बेहिचक उनकी तुलना सिकंदर सम्राट या जूलियस सीजर से कर देते हैं। सिकंदर महान और जूलियस सीजर अपने दौर के बेहतरीन कूटनीतिज्ञ और जबरदस्त नेतृत्व क्षमता से लैस सम्राट माने जाते हैं। कहते हैं कि सम्राट सिकंदर के साम्राज्य में किसी परिंदे में भी इतनी ऊर्जा और ताकत नहीं थी कि वो परवाज भरकर उसके हुकूमत के दायरे से बाहर निकल जाए। सिकंदर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने में सफल हो गया था। कहा जाता है कि उसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। लेकिन शिवाजी महाराज और उसके बीच ये साफ अंतर था कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत जाने के बाद भी अपने मन पर जीत हासिल नहीं कर पाया, जबकि शिवाजी महाराज की महत्वाकांक्षा सीमा के उस पार नहीं थी, बल्कि वे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करने की जुगत में लगे थे और इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गए थे। सेक्युलर और मानवतावादी विचारधारा के पोषक थे वीर शिवाजी। शिवाजी महाराज समूचे देश को मुगलों और विदेशी शक्तियों के चंगुल से आजाद कराकर स्वराज और सुशासन स्थापित करना चाहते थे। उनकी मंशा और सोच विस्तारवादी नहीं थी। वे किसी की जमीन को जबरन हड़पना नहीं चाहते थे और ना ही प्रलोभन के चलते विश्व विजेता बनने की ख्वाहिश रखते थे। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, सभी भारतवासियों के लिए स्वराज की स्थापना और समान अधिकार। अब इस लक्ष्य के लिए उन्हें अपना सर भी कटाना पड़े तो वे अपनी जान को भी इस देश की आज़ादी के लिए एक सस्ती कीमत समझते थे। दरअसल शिवाजी आत्मविजेता बनकर इस देश की सरजमीन के प्रति खुद को समर्पित करना चाहते थे। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवन भर जोरदार प्रयास, कड़ा संघर्ष और कठिन चुनौतियों का सामना भी किया था। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्षों और दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनाने के ये सारे विचार उन्हें बचपन में ही आने शुरू हो चुके थे। दुश्मनों के लिए भले ही उनके विचार सख्त रहे हों, लेकिन इस देश के वासियों के लिए वे सेक्युलर विचारधारा रखते थे। इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग, समुदाय या जाति से संबंध रखता था, वो उनके लिए परिवार के खास सदस्यों की तरह था, जिसकी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को वो किसी हाल में चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। बचपन से ही उनका मन हिंसा के विचारों से बिल्कुल शून्य था, लेकिन अपनी जमीन पर किसी अजनबी के कब्जे को वे किसी हाल में
सहन नहीं कर पाते थे। उन्होंने जब होश संभाला तो भारत चौतरफा विदेशी ताकतों के अधीन रहकर गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। शिवाजी के गुरुओं का कम नहीं रहा योगदान। शिवाजी ने भारत की राजनीतिक परंपराओं, राजधर्म, राज्य की व्यवस्थाओं का भी गहराई के साथ जायजा लिया था। इस ज्ञान को प्राप्त करने में उनके गुरु और मार्गदर्शकों ने भारी सहायता की थी, जिससे वे आने वाले दिनों में एक राजा की हैसियत से अपने फर्ज और जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचने लगे थे। बचपन से ही उनका मन मानवतावादी विचारधारा की ओर झुका हुआ था। यही कारण रहा कि साम्राज्य मिल जाने के बाद भी वे किसी अहंकारी राजा की तरह मगरूर नहीं हुए। राज्य की व्यवस्थाओं में सुधार तथा शासन प्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखने के प्रयासों में व्यस्त नजर आते रहे। किसी बच्चे में यदि शुरुआत में ही मानव दोषी गुणों को मिटा दिया जाए तो आगे चलकर वो एक परोपकारी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। वो समाज का कल्याण करने की दिशा में कुछ ऐसे कदम उठा सकता है जिससे दबे कुचले और पसमानदा तबकों के चेहरे की मुस्कुराहटें लौटाई जा सकती हैं। शायद इसी फलसफे को शिवाजी महाराज के गुरुओं से अधिक उस समय और कोई महसूस नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाने की परवाह मन में लिए जी तोड़ मेहनत और वफादारी का प्रमाण पेश किया था। ये साधारण सा पत्थर जब हीरे का रूप धारण कर मंजरे आम पर आया तो भारतीय इतिहास के उन बहुमूल्य रत्नों में शुमार हुआ जिसका खरीदार सारी धन दौलत लुटा देने के बाद भी कोई न बन सका। यहां तक कि विरोधियों के पास भी इस हीरे की चमक मिटाने यानी शिवाजी महाराज की असाधारण नीतियों के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं रह गया था। हथियारबाजी और युद्ध के कौशल में माहिर शिवाजी कभी अधूरे मन से शस्त्र नहीं चलाते थे। उनका निशाना अचूक था, जो हमेशा लक्ष्य पर ही लगा करता था। गुरु भी शिष्य के यौद्धिक कौशल और योग्यताओं के कायल थे। गुरुओं को अपने इस शिष्य से काफी उम्मीद थी कि उनका शिष्य आने वाले दिनों में एक दिन उनका सर सम्मान से जरूर ऊंचा करेगा। शिवाजी शस्त्र चलाने के मामले में सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं थे, बल्कि अपने साथियों को भी शस्त्र धारण करने और हथियार चलाने के सही तरीकों और बारीकियों को बेहतर ढंग से समझाया करते थे। बचपन में ही उन्होंने अपने और अपने साथियों को भी कसम खिला रखी थी कि जब तक वे भारत को मुगलों के साम्राज्य से पूरी तरह मुक्त नहीं कर लेते, चैन की सांस नहीं लेंगे। हैरत इस बात पर है कि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर और समर्पित करने की कसम उन्होंने बालावस्था में ही ले रखी थी। इसी के साथ देश पर आए किसी भी नकारात्मक हालात या संकट से निपटने के लिए भी वे बचपन से ही पूरी तरह मुस्तैद और तैयार थे। ये उनका राष्ट्र प्रेम और अपनी सरजमीन से बेपनाह प्यार का जज्बा ही तो था, जो विदेशियों यानी मुगलों को देश से बाहर निकालने के लिए बलिदान की हद से गुजरने के लिए भी तैयार था। देश को स्वतंत्र और आजाद फिजा में सांस दिलाने के संकल्प के साथ वे आगे बढ़ते रहे और हर मुसीबत के सामने छाती तानकर खड़े होते रहे। और विश्वास उनके हक में किसी अमृत से कम साबित नहीं हुआ था। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का यही अमृत कठोर हालात और प्रतिकूल माहौल में भी उनकी झुकती कमर को सीधा रखने और ताकतवर दुश्मनों से दो दो हाथ करने में मदद किया करता था। पिता शाहजी भोसले ने मलिक अंबर के साथ मिलकर डेक्कन में मौजूद दुश्मनों से लोहा लिया था और हर संभव कोशिश कर अपने क्षेत्र को मुगलों के हाथों में न सौंपने का संकल्प ले रखा था। उन्होंने हमेशा अपने राज्य को बीजापुर की सल्तनत से अलग रखने के लिए संघर्ष किया था। उनकी चाहत और मंशा यही थी कि किसी तरह अपने राज्य में स्वराज की स्थापना की जाए। चूंकि यही खून शिवाजी की रगों में भी दौड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मुगलों के सामने घुटने ना टेकने की कसम ले ली। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही शिवाजी नाम के इस बालक ने वफादार, होशियार और साहसी मराठाओं को अपनी सेना में भर्ती किया। सेना के गठन के बाद आसपास के इलाकों पर
आक्रमण किया और उन्हें एक पर एक जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला वार बीजापुर सल्तनत में स्थित द्रोणा किले पर किया। चतुराई और पराक्रम की बदौलत पहले हमले में ही विजय का स्वाद चख लिया था। अपनी वीरता और शौर्य की बदौलत ही उन्होंने इस किले पर विजय का ध्वज फहराया था। इस जीत से उनके और मराठा सैनिकों में हर्षोल्लास और आत्मविश्वास की लहर दौड़ पड़ी। शिवाजी ने अपने युवा सैनिकों के साथ मिलकर 1647 तक एक पर एक हमले किए और बहुत जल्द कोंधाना और राजगढ़ के किले पर जीत का परचम लहरा दिया। इस तरह आक्रमणकारी नीति अपनाकर उन्होंने अपने दुश्मनों की नाक में दम कर दिया और पुणे के अधिकांश दक्षिणी क्षेत्रों पर राज कायम कर लिया था। भीषण और बड़े युद्ध के लिए हुए तैयार। शिवाजी महाराज के पिता आदिल शाही सल्तनत के लिए काम करते थे। उस समय अभी छत्रपति शिवाजी राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने और स्वराज की स्थापना के गुण सीख रहे थे। उन्हीं दिनों भारत में मुगलों की सल्तनत थी और दक्कन पर आदिल शाही सल्तनत का हेडक्वार्टर था। आदिल शाही सल्तनत का भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा था। इन परिस्थितियों में महाराज शिवाजी के पास युद्ध के संसाधन के रूप में अभी कुछ भी नहीं था। उनके पास कोई बहुत बड़ी संख्या में सैन्य बल भी नहीं था जिसके सहारे वो मुगल और दक्कन में आदिल शाही सल्तनत की नींव हिला देते। लेकिन इन हालातों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। महाराज शिवाजी अपने बचपन की आदत के चलते आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण बहुत करते थे। इस तरह वे इन क्षेत्रों के अन्वेषण और उनकी लगातार छानबीन किया करते थे। शिवाजी धीरे धीरे अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गए थे। दुश्मनों के इलाकों का भ्रमण करने के बाद उन्हें बखूबी ये समझ में आने लगा था कि यदि भारत के लोगों को स्वतंत्र फिजा में सांस लेने का अवसर दिलाना है तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सेना का निर्माण बेहद जरूरी है। सौभाग्य से मावल क्षेत्र के लोगों से शिवाजी महाराज की गहरी दोस्ती भी हो गई थी। इस क्षेत्र के लोग अत्यंत गरीब और पिछड़ेपन का शिकार थे। ये लोग जीवन की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित और बिल्कुल संसाधन विहीन थे। मावाल की जनता पिछड़ी तो थी, लेकिन उनके पास प्राकृतिक तौर पर साहस, आत्मबल और शस्त्र चलाने का जबरदस्त कौशल पाया जाता था। शिवाजी महाराज ने उनकी इन्हीं योग्यताओं और गुणों की पहचान कर ली थी और उन्हें काम में लाकर दुश्मन के खिलाफ ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ सामना करने का प्रयास शुरू कर दिया था। यह घटना दरअसल उन दिनों की है जब बीजापुर जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रहा था। बीजापुर अभी आंतरिक और विदेशी ताकतों से संघर्ष कर रहा था। अंदरूनी कारण ये थे कि इस देश के कुछ जागीरदार ही मुगलों और आदिल शाही सल्तनत के हामी और समर्थक थे। मुगलों के लिए काम करने वाले ये जागीरदार छत्रपति शिवाजी के लिए बड़े सिरदर्द बने हुए थे। शिवाजी ने मावल के राष्ट्रप्रेमी सुपुत्रों को एकत्रित किया और उनके बीच स्वराज का संदेश फैलाकर विदेशियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तदबीर करने लगे। दुश्मन को चकमा देने के लिए शिवाजी ने मावल की घुमावदार घाटियों और पहाड़ियों का सहारा लिया। मावल के वीर लड़ाकों का मिला साथ। मावल पूर्णा जिले के पश्चिम भाग में स्थित एक बड़े पहाड़ी इलाके का नाम है, जहां के बाशिंदे पढ़े लिखे भले ही नहीं थे, लेकिन युद्ध कौशल से परिपूर्ण और लड़ाका माने जाते थे। शिवाजी के शुरुआती संघर्ष के दिनों में पहले पहल यही क्षेत्र उनके आघड़ मित्रों और वफादार सैनिकों का ठिकाना बना। यहीं पर शिवाजी ने लोगों को राष्ट्रीयता के बंधन में एकजुट किया और लड़ाकुओं की एक अभेद टोली तैयार की थी। ये लड़ाके इतने वफादार थे कि देश की आजादी के लिए अपनी जान तक से हाथ धोने के लिए तैयार थे। अब जो शख्स सिर पर कफन बांधकर निकल खड़ा हो तो दुश्मन तो दरकिनार, मौत भी उससे अपना दामन बचाकर चलने लगती है। 3 साल तक मावल के हर एक गांव का भ्रमण। शिवाजी महाराज लगभग 3 सालों तक मावल के अनेक गांवों और पहाड़ी इलाकों का गहराई से निरीक्षण करते रहे। इस निरीक्षण के चलते मावल की हर एक वादी
रास्तों और तंग गलियों का उन्हें भली भांति ज्ञान हो गया था। इन 3 सालों में न सिर्फ ये कि उनका परिचय मावल के प्रत्येक निवासी से हो गया था, बल्कि इसी के साथ उन्हें पहाड़ी इलाकों का भी अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। इसी कारण दुश्मनों के विरुद्ध रणनीति बनाने में भी उन्हें काफी मदद मिलती थी। वहां के बाशिंदों में शिवाजी ने असीम साहस बल, आत्मविश्वास और कुछ ऐसी दृढ़ता देखी जिससे उनकी आंखें चमक उठी थीं। यहाँ के निवासी जंगल और पहाड़ के करीब रहकर ही अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बिताते थे, इसलिए ये इलाके जहां अजनबी लोगों के नजदीक अत्यंत संकटमयी और भयानक समझे जाते थे, वहीं शिवाजी और मावल सेना के लिए जंगल और पहाड़ी का इलाका खेल के किसी मैदान से कम नहीं था। फायदेमंद बात यह थी कि जल्द ही ये इलाका उनके लिए भरोसेमंद और बहादुर सैनिक मित्रों का केंद्र बन गया। इसी इलाके से उन्होंने अपने शत्रुओं को चकमा देकर युद्ध की नीतियों और योजनाओं पर अमल करना शुरू कर दिया। शिवाजी ने शीघ्र ही रणबांकुरों की एक ऐसी टोली तैयार कर ली थी जो अपने देश को विदेशी साम्राज्य के चुंगल से मुक्त कराने के लिए कफन बांधकर सरफरोशी के लिए खड़ी थी। उनकी सेना में वीर, बहादुर और युद्ध कौशल में माहिर मावली भर्ती होने लगे और देखते देखते एक छोटी मगर घातक सेना तैयार हो गई। मावल का घुमावदार और विचित्र क्षेत्र उनके शत्रुओं के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था, और शिवाजी और उनके सैनिकों के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा ये रहा कि वे और उनके सैनिक अपने क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, जबकि उनके दुश्मन बस दूर से ही इलाकों से परिचित थे। मावली बाशिंदों के कदावर नेता छत्रपति शिवाजी महाराज। मावल यूं तो एक पिछड़ा और पसमानदा क्षेत्र था, जहां गरीबी, बेरोजगारी, नफरत, सामाजिक तिरस्कार, भुखमरी और हिंसा की घटनाएं आम हो चुकी थीं। शिवाजी का नेतृत्व पाकर उनके भीतर एक नई सोच का जागरण हुआ। संगीन हालात में मावली ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शिवाजी की स्वराज स्थापना की कल्पना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। उन्हें महसूस होने लगा था कि स्वराज के सपने को कोई नेता अगर हकीकत में बदल सकता है तो वे वीर शिवाजी महाराज हैं। उनके पास शिवाजी के अलावा दूसरा कोई और विकल्प भी नहीं था। वे मानसिक गुलामी की जंजीरों से खुद को आजाद तो कराना चाहते थे, लेकिन इस चाहत को ताकतवर दुश्मनों की मौजूदगी में जाहिर नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगता था कि उन्हें बरसों से ही ऐसे ही किसी वीर योद्धा की तलाश थी जो शिवाजी से मिलने के बाद पूरी हो गई थी। शिवाजी मवालियों की योग्यता से भली भांति अवगत थे। वे समझ चुके थे कि उनके पड़ोसी पिछड़े जरूर हैं, लेकिन अगर उन्हें इन हालातों में भी सही दिशा में मार्गदर्शित कर दिया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम बरामद हो सकते हैं। उन्हें लगने लगा था कि यदि मवालियों का नेतृत्व सटीक दिशा में कर दिया जाए तो वे किसी गाइडेड मिसाइल की तरह दुश्मन के सिर पर गिरेंगे और उन्हें भारी क्षति और नुकसान पहुंचा देंगे। मावल के लोग जंगल में रहते थे। वे अपने अस्तित्व की रक्षा और भूख मिटाने के लिए जब शेर से लड़ सकते थे तो फिर विदेशी शक्तियों से दो दो हाथ करने में उन्हें कोई हिचक या डर क्यों महसूस होता। मावल सैनिकों की टोली केवल अति उत्साहित और जोश से भरे युवा सैनिकों की टोली नहीं थी, बल्कि शिवाजी का नेतृत्व पाकर युद्ध की नई नवेली और आश्चर्यजनक नीतियों से भी वे अवगत हो रहे थे। शिवाजी का साथ पाकर उनके इरादे और साहस और अधिक मजबूत होने लगे थे। हिंदवी साम्राज्य के स्थापन की प्रतिज्ञा। शिवाजी ने मावल सैनिकों के भीतर लक्ष्य प्राप्ति यानी स्वराज की स्थापना के लिए एक दिन उनके सामने कड़ी प्रतिज्ञा ली। ये प्रतिज्ञा समूचे देश में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना से संबंधित थी। उस समय दिल्ली से निकलकर मुगल बादशाहों का वर्चस्व और उनकी शासकीय ताकत देश के दूसरे इलाकों तक फैल चुकी थी। दक्षिण भारत में मुस्लिम रियासतें विस्तारवादी विचारधारा के चलते आपस में लड़ रही थीं। ये परिस्थिति शिवाजी के लिए अत्यंत चिंताजनक और विचार योग्य रही, क्योंकि वे समझ चुके थे कि विदेशी ताकतें अपनी राजनीति चमकाने के लिए
उनका इस्तेमाल कर रही हैं। विदेशियों को देश के किसान, मजदूर और जागीरदारों पर कोई खास विश्वास भी नहीं था। शिवाजी समझ चुके थे इन छिटपुट लड़ाइयों से उनका कुछ भी भला होने वाला नहीं था। इसके विपरीत ऐसे छोटे युद्ध में उनके दुश्मन खामोखा उनसे सतर्क और होशियार हो जाएंगे। इसलिए शिवाजी ने स्वराज के अपने सपने को साकार करने के लिए मावल के लोगों में विद्रोह और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विद्रोह की आग भड़का दी और उसी दिन पूरे देश में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की शपथ ग्रहण की। उन्होंने इस लड़ाई को बड़े और आर पार के युद्ध में बदलने के लिए इसे स्वाधीनता और स्वाभिमान की लड़ाई से परिभाषित किया। इस तरह शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य स्थापित करने की अपनी प्रबल इच्छा को भी व्यक्त कर दिया था। दरअसल हिंदवी साम्राज्य से मुराद हिंदुओं का राज नहीं था। ये तो एक ऐसे स्वराज की परिकल्पना थी जिसमें समाज के प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय, नस्ल और भाषा के लोग शामिल किए गए थे। हिंदवी साम्राज्य में देश के सभी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का पूरा लिहाज रखने के वादे और प्रतिबद्धता का इजहार किया गया था। उस समय मराठाओं की परिभाषा भी मुगल, निजामशाही और आदिलशाही के दरबार के नौकरों से कुछ भी अधिक नहीं थी। इसी परिभाषा को बदलने और मानसिक गुलामी की जंजीर को तोड़ने के उद्देश्य से शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य के शब्द को गढ़ा था, जिसमें सभी धर्मों और जातियों का राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव को वरीयता प्राप्त थी। इसी साम्राज्य में शिवाजी को अपने लोगों के आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का संकल्प भी शामिल था। शिवाजी ने मराठाओं की सही पहचान से उन्हें अवगत कराकर मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अब मराठाओं को केवल भौतिक स्तर पर आजाद करने के लिए मेहनत और संघर्ष के मैदान में उतारने की जरूरत थी। सबसे कठिन काम तो किसी शख्स की विचारधारा और उसकी परंपराओं के जाल को तोड़ना होता है, जिसमें शिवाजी पूर्ण रूप से सफल हो चुके थे। अब भौतिक स्तर पर सिर्फ मराठाओं के शौर्य और पराक्रम की परीक्षा बाकी रह गई थी। इस परीक्षा में मराठाओं को सफल बनाने के लिए शिवाजी महाराज कमर कसकर अब पूरी तरह से तैयार हो रहे थे। रायगढ़ के किले का निर्माण। 1646 में शिवाजी महाराज ने अपनी आक्रमणकारी नीतियों पर अमल करने का प्रयास शुरू कर दिया था। उन्होंने इसी दौरान पुणे और आसपास के क्षेत्रों को गुलामी से आजाद करने के लिए उन पर मजबूत प्रबंधन और युद्ध की खास रणनीतियों के तहत हमला कर दिया। उन्होंने मराठाई रणबांकुरों के साथ मिलकर किले पर कब्जे का अभियान छेड़ दिया। उस दौर में रियासतें किलों के माध्यम से ही स्थानीय प्रशासन को चलाया करती थीं। एक किला एक जागीर के रूप में स्वीकार किया जाता था। इस तरह के किले पूरे बीजापुर में फैले हुए थे। शिवाजी इन किलों को हर हाल में जीतना चाहते थे। विजय की ये इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने केवल युद्ध से ही काम नहीं लिया, बल्कि अपने राजनीतिक विवेक, दूरदर्शिता और कूटनीति के तहत बहुतेरी बार संधि का रास्ता भी इख्तियार किया था। दुश्मनों से मजबूत रणनीति के साथ निपटने के लिए शिवाजी ने कब्जे से मिलने वाले धन से एक मजबूत किले का निर्माण कराया, जिसका नामकरण रायगढ़ के तौर पर किया गया था। जंगी तकनीक में माहिर शिवाजी युद्ध कौशल और जंगी तकनीक के माहिर थे। उनका मानना था कि दुश्मनों को अगर पराजित करना है तो उन्हें किसी तरह से हमले का मौका ही नहीं दिया जाए। मराठी भाषा में युद्ध की इस प्रकार की तकनीक को गणामी का कहवा कहा जाता है। इस तकनीक को शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले ने अपने दौर में इजाद किया था। इस तकनीक में दुश्मन को सोचने समझने का मौका नहीं दिया जाता था और सैनिकों को विपक्षी सेना या व्यक्ति पर अचानक टूट पड़ने के गुण सिखाए जाते थे। उन्हें किस तरह अपने साजिशों के जाल में फांसना है। शिवाजी के नेतृत्व में अब मावल के मराठियों को साफ समझ में आने लगा था कि युद्ध की इस तकनीक को विकसित कर शिवाजी ने अपने दुश्मनों को सबसे अधिक आघात और नुकसान में डाला था।
शिवाजी का यह विश्वास था कि दुश्मन से सामना होने पर अगर उसे वार करने का मौका ही ना दिया जाए तो वो बिल्कुल बेबस और लाचार हो जाता है, उसे घबराहट होने लगती है और इस प्रकार वो मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। कुल मिलाकर ये तकनीक वार से पहले वार की थी, जिसके लिए अदम्य साहस, प्रबल इच्छा शक्ति और जबरदस्त स्फूर्ति की आवश्यकता होती थी। शिवाजी ने तो पहले ही इन कलाओं और गुणों को अपने सैनिकों के भीतर डाल दिया था। इस प्रक्रिया में जबरदस्त महारत और स्फूर्ति का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दुश्मन अपनी म्यान से तलवार खींचे उससे पहले ही उसके साथ कुछ ऐसी कला दिखाई जाए कि वो घुटने टेकने पर विवश और मजबूर हो जाए। सुल्तान तक जा पहुंचा शिवाजी महाराज के विद्रोह का संदेशा। बीजापुर के सुल्तान को सूत्रों के हवाले से यह खबर लग गई थी कि शिवाजी ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और इसके लिए उन्होंने अपने स्वामित्व में एक किले के निर्माण का काम भी शुरू करवा दिया है। ये खबर पाते ही सुल्तान के होश उड़ गए और उसने अति शीघ्र आदेश जारी कर किले का निर्माण कार्य बीच में ही रुकवा दिया। सुल्तान ने आनन फानन में शिवाजी के पिता को बेंगलोर से अपने दरबार में तलब किया, जहां उन्हें अपने बेटे की खातिर तिरस्कृत होना पड़ा। चूंकि शाहजी को ही सुल्तान ने पुणे की जागीर सौंपी थी, इसलिए जवाबदेही के लिए भी उसने उनके पिता को ही तलब किया था। अगर शिवाजी महाराज के पिता कोई साधारण व्यक्ति होते तो सुल्तान हरगिज उन्हें दरबार में बुलाकर सवाल जवाब ना करता। शाहजी ने यह कहकर अपना दामन बचा लिया कि उन्होंने अपने पुत्र को रोकने की चेष्टा जरूर की होती, लेकिन शिवाजी के जरिए किले के निर्माण की खबर उन तक नहीं पहुंच सकी थी, अन्यथा वे शिवाजी को रोकने का यथासंभव प्रयास करते। इसके अलावा उन्होंने सुल्तान को यह कहकर भी आश्वस्त कर दिया था कि देश में स्वराज की स्थापना के लिए शिवाजी ने सिर्फ सुल्तान से ही बगावत नहीं की है, बल्कि अपने पिता के आदर्शों और आदेशों को भी ताक पर रख दिया है। वैसे तो शाहजी भोसले को चेतावनी देकर और आगे से अपने बेटे पर कड़ी नजर रखने की बात कहकर छोड़ दिया गया था, लेकिन बहुत जल्द ही किसी मतभेद के चलते सुल्तान ने शाहजी भोसले को बीजापुर की एक काल कोठरी में कैद कर दिया था। ये वो समय था जब दक्कन में बादशाह शाहजहां अपने प्रभाव और विस्तार को बढ़ाने के बारे में विचार कर रहा था। शिवाजी ने पिता की रिहाई के लिए अपनाई जबरदस्त रणनीति। शिवाजी महाराज को पूर्व से ही इस बात का भली भांति एहसास था कि मुगल अपने साम्राज्य को विस्तार देने की मुहिम तेज कर सकते हैं। उनका एहसास और अनुमान बिल्कुल सटीक निकला। शाहजहां वाकई अपनी कुशल रणनीति और पूरी तैयारी के साथ समूचे भारत पर अपने साम्राज्य में विस्तार के बारे में सोच रहा था, लेकिन शिवाजी महाराज फिलहाल मजबूर थे। इतनी बड़ी ताकत से अचानक लोहा लेना शायद उनकी नजर में जल्दबाजी थी। इसके अलावा वे अपने पिता के कैद हो जाने से भी मानो एक बंधन में बंध गए हों, वरना उनकी नीति तो हमेशा से ही आक्रमणकारी ही रही थी। शिवाजी ने अपने पिता की रिहाई के लिए दुश्मनों के साथ जबरदस्त चाल चलते हुए एक कार्ड खेला। उन्होंने शाहजहां सम्राट को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें मुगलों के लिए काम करने की मंशा का इजहार किया गया था। शिवाजी के इस प्रस्ताव को सुनकर मुगल बादशाह शाहजहां की बाछें खिल उठीं। वो तो यही चाहता था कि मुगलों की ओर से कोई वीर मराठा उनके शासनिक और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की इच्छा जताए। शिवाजी जैसा पराक्रमी और आदर्श शूरवीर के जरिए इस बड़ी जिम्मेदारी के बोझ को उठाने की बात ने मानो शाहजहां के चेहरे की मुस्कान को और अधिक गहरा कर दिया हो। ये उसके लिए कुछ ऐसा ही था कि जैसे किसी की मुराद को बिन मांगे ही पूरा कर दिया जाए। इस प्रस्ताव से बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सल्तनत और उसके बढ़ते विस्तारवादी कदम पर भी रोक लग जाती, क्योंकि शाहजहां की नजर में शिवाजी के अलावा हिंदुस्तान में दूसरा और कोई भी शासक या जागीरदार ऐसा नहीं था जो आदिल शाही सल्तनत के सामने खड़े होने का साहस कर सकता था। यहां एक बात स्पष्ट भी होती है कि राजनीति के लिए मुसलमान शासक किसी विशेष धर्म या जाति के समर्थक या विरोधी नहीं थे। वे अपने शासन में विस्तार के लिए
किसी भी सहारे के लिए तैयार थे, चाहे उसका संबंध समाज के किसी भी धर्म या जाति से हो। शाहजहां दिल्ली का तख्त नशीन था और उससे हरगिज ये गवारा नहीं हो रहा था कि कोई अन्य शासक उसके बढ़ते वर्चस्व और पेशकदमी की राह में रोड़े अटकाए या उसके विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाए। शाहजहां ने दिल्ली से आदिल शाह पर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वो शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को कैद से मुक्त कर दे। सुल्तान आदिल शाह को शाहजहां की ताकत का अंदाजा था कि अगर उसके आदेशों की अवहेलना की गई तो क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उसने दबाव में आकर 16 मई 1649 को शिवाजी के पिता को रिहा कर दिया। इस प्रकार शिवाजी अपनी जबरदस्त रणनीति की बदौलत अपनी चाल में सफल हो गए, जिसकी भनक भी शाहजहां को न लग सकी। लेकिन शिवाजी को अपने पिता शाहजी भोंसले को आजाद फिजा में लाने के लिए सिंध के किले को आदिल शाही सल्तनत के हवाले करना पड़ा था। शिवाजी तब अपने पिता की खातिर 7 साल तक अपनी आक्रमणकारी नीतियों पर विराम लगाकर क्षेत्र विस्तार से रुकना पड़ा था। उन्होंने इन वर्षों के बीच आदिल शाही सल्तनत के किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया। एक बार फिर शिवाजी का आक्रमणकारी रुख। 1656 में एक बार फिर उन्होंने स्वराज की स्थापना से जुड़ी अपनी नीति को अमल में लाने के लिए कमर कस ली। इस बार उनके निशाने पर पुणे के दक्षिण प्रांत में जावली गांव आया, जो सतारा जिले में महाबलेश्वर पहाड़ के करीब स्थित था। यहां चंद्रराव यशवंत बोरे 16वीं शताब्दी में बीजापुर का जागीरदार था। यशवंत मुगलों का हितैषी और परम समर्थक माना जाता था। उसका स्वभाव सख्त और कठोर था। किसी छोटी बात को भी अपने आत्मसम्मान पर लेना उसकी आदतों में शुमार था।